नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक एचपीपीएससी अलाइड सर्विसेज के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पिछले 10 साल के अलाइड के पेपर से मैंने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। अगर आप अलाइड सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में टोटल 64 वैकेंसीज ऑलरेडी जो है आ चुकी है, जिसके लिए अब जो है जल्दी ही एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अगर मैं कहूँ क्लास 3 में सबसे अच्छी जो पोस्ट है वो आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपको अलाइड सर्विसेज के एग्जाम से ही मिलेगी। 5 साल में जो है प्रमोशन होकर क्लास 2 में भी पहुंच जाओगे। तो सबसे अच्छी नौकरी जो क्लास 3 की आपकी लग सकती है वो अलाइड सर्विसेज के थ्रू ही जो है लग सकती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको जो है स्ट्रेटजी फॉलो करनी है अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। जैसे गांधीयन टीचिंग होगी, वहाँ से 7 से 10 क्वेश्चन आएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट से भी जो है 7 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जेंडर इनक्वालिटी हो गया, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए, यहाँ से जो है डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट के आज तक कैसे क्वेश्चन जो है अलाइड सर्विस में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी। तो आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए किसे जो है जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं वैगनर, आर डी ओल्डहम, डब्ल्यू एम डेविस या नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है आर डी ओल्डम। तो आर डी ओल्डम जो है इन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी बोला जाता है। फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए सेकंड देखते हैं, वाइल्ड फायर इन नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज। तो उत्तरी अमेरिका में जंगल की आग को किस रूप में जाना जाता है? तो जो आग लगती है नॉर्थ अमेरिका में उसे जो है किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो जंगलों में आग लगती है उसे किस नाम से जाना जाता है नॉर्थ अमेरिका में? बुश फायर्स, एल नीनो, फॉरेस्ट फायर्स या नन ऑफ दीज। तो बताइए जो वाइल्ड फायर होती है जो नॉर्थ अमेरिका में, उसे किस नाम से जाना जाता है? सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है बुश फायर्स। अल नीनो जो है, ला नीनो, ये तो आपकी ओशन से रिलेटेड टर्म्स है, तो ये तो होगा ही नहीं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या है? बुश फायर्स। तो वाइल्ड फायर इन नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज बुश फायर्स। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। थर्ड देखिए, साइक्लोन्स अकर्स इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन आर कॉल्ड। तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में आने वाले चक्रवातों को कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है? जो साइक्लोन्स नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? टाइफून्स, हरिकेन्स, टोर्नेडो या नन ऑफ दीज। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जो टाइफून्स हो गए, हरिकेन्स हो गए, साइक्लोन्स होगी, ये एक ही चीज़ है, ठीक है, मगर ये अलग अलग जगह में आते हैं। जैसे इंडियन ओशन में आएगा तो उसे हम साइक्लोन ही बोलते हैं। जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आता है उसे क्या बोलते हैं? थर्ड का राइट आंसर है हरिकेन्स, उन्हें हम हरिकेन्स बोल देते हैं। वैसे एक ही चीज़ है, बस इनके जो है अलग अलग जगह नाम अलग है। जैसे टाइफून हो गया, हरिकून हो गया और आपका साइक्लोन हो गया, तो इनके जो है नाम अलग अलग जगह में अलग है। जैसे इंडियन ओशन में हम साइक्लोन ही बोलते हैं, मगर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में साइक्लोन को क्या बोल देते हैं? हरिकेन्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड डिजास्टर इन इंडिया। तो भारत में बाढ़ आपदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार नहीं है? तो भारत में जो बाढ़ आती है उसके लिए इन चारों में से कौन सी चीज़ जो है, कौन सा फैक्टर जो है वो जिम्मेदार नहीं है, वो रीज़न नहीं है? तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर्स हो गया या हाई रेनफॉल हो गया। तो बताइए फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन का मीनिंग ही क्या होता है? जैसे जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले गए, या प्लेस से मान लो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो है वो शिफ्ट हो गए, तो उसे हम माइग्रेशन बोलते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फ्लड डिजास्टर का, ठीक है। फ्लड के लिए जो है डिफोरेस्टेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर्स भी है, हाई रेनफॉल भी है, मगर माइग्रेशन जो है फ्लड डिजास्टर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए फिफ्थ देखते हैं, एरिया ऑफ इंडियन कोस्टलाइन विच इज वल्नरेबल टू स्टॉर्म सर्जेस, साइक्लोन्स एंड सुनामी इज। तो भारतीय समुद्र तट का क्षेत्र जो तूफानी लहरों, चक्रवातों और सुनामी की चपेट में है। तो टोटल पहले आपको एरिया ही पता होना चाहिए। जो आपका जैसे मेनलैंड भारत है, ठीक है, भारत जो मेनलैंड है उसका टोटल जो कोस्टल एरिया है वो कितना है, यानी पानी के साथ जो एरिया लगता है वो कितना है? वो है आपका 6100 किलोमीटर। टोटल कितना है एरिया जो है पानी के साथ लगता है? 6100 किलोमीटर। तो ये मैं मेनलैंड का बता रहा हूँ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा एरिया, कितना एरिया जो है इंडिया का जहाँ पर साइक्लोन्स आने की संभावना है, सुनामी आने की जो है संभावना है, तो कितना एरिया में है? वो है 5700 किलोमीटर में। तो टोटल जो कोस्ट लाइन वाला एरिया है उसका 5700 जो एरिया है वो वर्नरेबल है स्टॉर्म सर्जेस, साइक्लोन्स एंड सुनामी, यानी वहाँ पर आपकी साइक्लोन, सुनामी जो है ये सब चीज़ें आ सकती है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स अकर्स इन द इंडियन कोस्ट। तो निम्न में से कौन सी आपदा भारतीय
भारतीय तटों पर घटित होती है। तो इंडियन कोस्ट में क्या आता है यहाँ पर, टाइफून्स आते हैं, टॉर्नेडोस आते हैं, हरिकेन्स आते हैं या साइक्लोन्स। तो मैंने आपको बताया तीनों टर्म, टाइफून्स हो गया, हरिकेन्स हो गया, साइक्लोन्स, ये एक ही चीज़ है। तो जो इंडियन कोस्ट है यानी इंडियन ओशन में आते हैं उनको साइक्लोन्स ही बोलते हैं, ठीक है, साइक्लोन्स ही बोलते हैं जो इंडियन ओशन में आते हैं। तो इंडियन कोस्ट में कौन सा हो गया, साइक्लोन्स हो गया। सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है, सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, जो डिजास्टर इंडियन कोस्ट में आता है उसे साइक्लोन बोलते हैं। सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया आर मोर वल्नरेबल टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो भारत के कौन से तटीय राष्ट्र जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के प्रति अधिक संवेदनशील है। तो यहाँ पर कहना चाहता है कि इंडियन जैसे कोस्ट है, इंडियन कोस्टल एरिया हो गया जो पानी के साथ टच हो रहा है, ठीक है, ओशन के साथ टच हो रहा है, उसका कौन सा जो स्टेट है, कौन सा रीजन है जहाँ पर जो है साइक्लोन्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात कोस्ट, कर्नाटका, गोवा कोस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा कोस्टल रीजन। क्यों है यहाँ पर जो है साइक्लोन आने की ज़्यादा संभावना क्यों है, क्योंकि ये आपका जो है यहाँ पर है ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट में किसके साथ लग रहा है, मतलब बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है यहाँ पर आपके ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ये जो है ईस्टर्न कोस्ट में है यानी बे ऑफ बंगाल के साथ लगते हैं, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा चांसेस हैं साइक्लोन्स आने के। और मैंने आपको बोला इंडियन ओशन में जो आ रहे हैं उन्हें साइक्लोन्स बोलते हैं, ठीक है, एक हरिकेन्स हो गया, साइक्लोन्स हो गया, ये जो है टाइफून्स हो गया, ये एक ही चीज़ है, बस जहाँ जहाँ आ रहे हैं उसके नाम अकॉर्डिंग उनका नाम रखा है, जो इंडियन ओशन में आएगा उन्हें साइक्लोन ही बोला जाता है। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए एट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय साइक्लोन। तो यहाँ पर आपके चार राज्य दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो स्टेट है जहाँ पर साइक्लोन नहीं आता है, ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जहाँ पर साइक्लोन से जो वो अफेक्टेड नहीं है, केरला हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो बताइए, अब यहाँ पर आपको जो है केरला, गुजरात और उड़ीसा और तमिलनाडु दे रखा है, तो इनकी लोकेशन अगर आपको मैप में बताओगी, जैसे ईस्ट कोस्ट में कौन सा आते हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये जो है आपके यहाँ पर जो है साइक्लोन्स आते हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट में तो वैसे ही ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, जो वेस्टर्न साइड होगी जो आपकी किसके साथ लगती है, अरेबियन सी के साथ, तो वहाँ पर जो है गुजरात में ही साइक्लोन आता है, बाकी स्टेट में नहीं आते। तो यहाँ पर एट्थ का राइट आंसर क्या होगा, एट्थ का जो राइट आंसर है वो है केरला। तो केरला भी कहाँ लगता है, ये वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, वेस्टर्न साइड है, तो ये अरेबियन सी के साथ लगता है, यहाँ पर साइक्लोन आपके नहीं आते, वेस्टर्न में जो है गुजरात में ही आते हैं। तो एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन है केरला में जो है साइक्लोन नहीं आते हैं। नाइन्थ देखिए, द टर्म साइक्लोन इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो साइक्लोन टर्म है ये किससे ली गई है, लैटिन वर्ड से, फ्रेंच वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, चाइनीज वर्ड से। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या है, नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है ग्रीक वर्ड। तो साइक्लोन जो है ग्रीक वर्ड से ली गई है, कौन सा, साइक्लोज, ठीक है, साइक्लोज जो है ये ग्रीक वर्ड है, वहाँ से ये टर्म ली गई है साइक्लोन, जिसका मतलब है कॉइल ऑफ स्नेक्स। तो आपने देखा होगा जैसे साइक्लोन है वो कैसे ऐसे आपकी कॉइल्स होती है ना, चक्रवात जो होता है ऐसे ऐसे, तो कॉइल ऑफ स्नेक्स जो है इसका मतलब होता है साइक्लोज का ग्रीक में, ठीक है, तो इससे जो है ये टर्म ली गई है साइक्लोन। नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 10 देखते हैं, हाउ मैनी ऑफ 35 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर डिजास्टर प्रोन। तो आपको बताना है 35 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से कितने आपदा संभावित हैं, यानी कितनी स्टेटों में जो है आपके डिजास्टर आने के चांसेस हैं। तो बताइए कितनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, 23, 25, 12 या 27। टेंथ का राइट आंसर क्या है, टेंथ का जो राइट आंसर है वो है 27। तो 27 जो स्टेट्स एंड प्लस यूनियन टेरिटरीज है वो आपकी डिजास्टर प्रोन जो है एरिया है। टेंथ का राइट आंसर क्या है, टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 11 देखिए, इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज इन। तो इंटरनेशनल सुनामी सूचना केंद्र कहाँ पर है, होनोलुलु में है, हरियाणा में है, जकार्ता में है, गोवा में है। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है होनोलुलु। तो होनोलुलु में जो है इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर है। तो क्वेश्चन का लेवल आप चेक कर रहे हो कि किस टाइप के जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 7 से 10 क्वेश्चन जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आते हैं, और आप सभी के लिए हमने अलाइड का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बना रखा है। आपको बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे, आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है मिल जाएगी। साथ में हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, 10 जो है मॉक टेस्ट दिए जाएंगे फुल लेंथ वाले, वो भी डिस्क्रिप्टिव आंसर होंगे उनमें, ऐसे नहीं होगा कि क्वेश्चन होगी और आंसर दे रखे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है आपके यहाँ पर टेस्ट सीरीज बनाई गई है। एक साल का करंट अफेयर है, हिमाचल जीके कंप्लीट है, डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू, इंडियन जीके, साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक टॉपिक जो है यहाँ पर हमने कवर कर रखा है। तो इस नंबर पर आप जो है डिटेल ले सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल की।
12 देखिए, सुनामी कैन अकर ओनली ड्यूरिंग, तो सुनामी केवल इस दौरान ही आ सकती है। तो सुनामी है वो कब आ सकती है? इवनिंग में आ सकती है, आफ्टरनून में आ सकती है, एनी टाइम इन डे और नाइट, या मॉर्निंग में आती है। तो बताइए, सुबह में आती है, शाम को आती है, रात को आती है, कब आती है सुनामी? तो 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है एनी टाइम इन डे और नाइट। तो कभी भी आ सकती है सुनामी का, ऐसे नहीं कि हाँ सुबह ही आएगी या शाम को आएगी, कभी भी आ सकती है। 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 13 देखिए, इन विच मंथ इन इंडिया फ्लड्स आर लाइकली टू अकर, तो भारत में किस महीने में बाढ़ आने की संभावना है? तो बताइए, कौन से महीने में जो है भारत में बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है? अप्रैल जून में, मई अक्टूबर में, जून सितंबर में, या जून दिसंबर में? तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है वो है जून से लेके सितंबर। तो जून से सितंबर तक बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि इस टाइम जो है ज़्यादा बारिश होती है। तो ज़्यादा बारिश होगी तो आपका जो है फ्लड आने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, जो नदियाँ हैं वो भर जाती है, जिससे जो है फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का राइट आंसर जून से सितंबर में जो है फ्लड आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इंडिया में। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 14 देखिए, फ्लड्स अकर ड्यू टू एरेटिक बिहेवियर ऑफ, तो बाढ़ जो है आती क्यों है, किस कारण से जो है बाढ़ आती है? ग्लेशियर मेल्ट की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से, मानसून की वजह से, या पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से? तो 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो है मानसून। तो जो फ्लड्स है वो किसके एरेटिक बिहेवियर की वजह से आती है? मानसून की वजह से जो है फ्लड आती है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 15 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड इन लो सिस्मिक जोन, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर है जो निम्न भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। अब इसके लिए अगर आप मैप देखोगे तो मैप, इंडिया का जो मैप है वहाँ पर बता रखा है कि हाँ कौन सा सिस्मिक जोन है। जैसे 5 होते हैं, 1 2 3 कैटेगरी में। तो आपका जो हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, जो आपके नॉर्थ ईस्ट हो गए, ये आपके जो है सिस्मिक लेवल 5 में आते हैं। यहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं आपके भूकंप आने के। तो यहाँ पर पूछा लो सिस्मिक जोन में कौन सा आता है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर। दिल्ली तो हटाई दो, ये आपका जो हाई में आता है। 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है भुवनेश्वर। तो जो भुवनेश्वर है यहाँ पर आपके कम चांसेस होते हैं भूकंप आने की, ये आपका लो सिस्मिक जोन में आता है। तो अगर मैप देखोगे, अभी गूगल में सर्च करोगे, वहाँ पर मैप आ जाएगा इंडिया का, उसमें जो है एरिया बता रखे हैं, जो ज़्यादा लाल कर रखे होंगे वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं भूकंप आने के, जो बीच वाले एरिया होते हैं वहाँ पर कम भूकंप आते हैं। 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 16 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फाउंड इन सिस्मिक जोन 5, तो निम्न में से कौन सा जो है भूकंपीय क्षेत्र 5 में आता है? तो 5 में कौन सा आता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, या बिहार? तो बताइए कौन सा जो है यहाँ सिस्मिक जोन 5 में आता है? 16 का राइट आंसर क्या है? 16 का जो राइट आंसर है वो है बिहार। तो दिल्ली भी जो है ज़्यादा चांसेस है वहाँ पर आने के, मगर उससे ज़्यादा बिहार में, जो आपका हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होगी, और बिहार भी वहीं लगता है नेपाल के साथ, तो वहाँ पर भी जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वहाँ पर जो है आपकी ज़्यादा चांसेस है भूकंप आने की। तो सिस्मिक जोन 5 में कौन सा आ रहा है इनमें से? बिहार जो है आता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 17th है, द भोपाल गैस डिजास्टर अकर्ड इन, तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो कब हुई थी? तो कब हुई थी? इजी सा क्वेश्चन है। 1984 में जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी जो डिजास्टर है वो हुआ था। तो भोपाल गैस डिजास्टर इज अ काइंड ऑफ, तो कैसा डिजास्टर है? नेचुरल है, मैन मेड है, टेररिज्म है, या नन ऑफ दिस है? तो कैसा है? मैन मेड है, ठीक है। इंसानों की गलती की वजह से जो है यहाँ पर जो है गैस लीक हुई थी, जिससे काफ़ी सारे लोग जो है मरे भी थे, और आज तक उनके जो बच्चे हैं उनमें भी जो है वो लक्षण देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो गैस थी उन्होंने जो है उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी जो है कुछ, किसी के हाथ नहीं हो रहा, किसी का सुनने की शक्ति नहीं, मतलब ऐसी ऐसी जो है कॉम्प्लिकेशन डाल दी थी उस गैस की वजह से। तो 18 का राइट आंसर क्या है? मैन मेड डिजास्टर है। 19 देखिए, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय, तो यहाँ पर आपको बताना है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसे हेड कौन करता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जो है नेतृत्व कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, या चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स? तो 19th का राइट आंसर क्या है? 19th का जो राइट आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसे हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। वैसे अगर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी, नेशनल में मैंने आपको बताया पीएम कर रहा है, तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर करेगा, जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। अगर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है तो अपनी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसे हेड करेगा। कोई मान लीजिए हिमाचल का है, हिमाचल के इस समय सुक्खू जी हैं, तो वो अपनी हिमाचल की जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसे हेड करेंगे। तो अपनी अपनी स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड करते हैं। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 21 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बॉडी, तो इनमें से कौन सी संस्था भारतीय की जो है आपदा प्रबंधन नीति निकाय है? तो कौन सी है? NIDM, NDMA, NCDM, या CWC? तो 21 का राइट आंसर क्या है? 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, NDMA। इसका मतलब क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसे हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और यही आपकी जो है मैनेजमेंट बनाती है, यानी पॉलिसीज बनाती है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल लेवल पे, ऑप्शन बी NDMA। 22 देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज एट, तो आपको बताना है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है ये कहाँ पर है? पंजाब, मणिपुर, न्यू दिल्ली या हैदराबाद? तो इजी क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है। 22 का आंसर ऑप्शन सी है। तो ये क्वेश्चन जो इजी आ रही है पहले पूछे जाते थे, अब जो है लेवल अच्छा कर दिया गया एग्जाम का। तो अगर इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जैसे देखिए नेक्स्ट भी इजी आ गया, तो ये पहले है कि हाँ 2015 में, 16 में, 17 में थोड़े इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब जो है लेवल बढ़ गया है। अगर 2019 का पेपर देखोगे तो आपको असली लेवल पता लगेगा। 200 जो है मार्क्स का पेपर होता है, तो कट ऑफ भी सोचो 87 के अराउंड जो है जनरल की गई थी। तो ऐसा नहीं कि हाँ ज़्यादा ही जाती है, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा हो गया है अब। 23 देखिए, इन विच ईयर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू प्रोमिनेंस, तो कब हुआ था? 2005 में आया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। 23 का आंसर ऑप्शन सी है, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24। यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिजास्टर इन, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, ये कहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो डिजास्टर आ रहा है कौन सी कंट्री में, उसे जो है सॉल्व करने के लिए ये जिम्मेदार होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑल द कॉन्टिनेंट्स। तो कहीं पर भी आ रहा हो वर्ल्ड में, ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ पर जो है हेल्प देने के लिए, जो नीड होती है फाइनेंशियल हो चाहे खाने की हो, सप्लाईज देने की, तो ये यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम करती है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 25 देखिए, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज, तो चेयरमैन कौन होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। पहले क्वेश्चन आया था वहाँ पर भी हमने ये पढ़ा था। 25 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, तो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताना है आपको। तो मोना लाओ इन हवाई है, माउंट फ्यूजी इन जापान है, माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया है, नन ऑफ दिस है। तो बताइए वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है उसका नाम क्या है? 26 का राइट आंसर क्या है? 26 का जो राइट आंसर है वो है मोना लाओ इन हवाई। तो मोना लाओ इन हवाई जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 27 देखिए, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, तो भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा जो है मापी जाती है? तो बताइए किसके द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखिए, मॉडिफाइड मिर्शली स्केल, रिचलर स्केल, सेस्मोग्राफ, इन नन ऑफ दिस। तो 27 का राइट आंसर क्या है? 27 का जो राइट आंसर है वो है मॉडिफाइड मिर्शली स्केल। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय मॉडिफाइड मिर्शली स्केल। 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 28 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द लोकल पीपल इन द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, तो इनमें से किसे जो है वनों की सुरक्षा और प्रबंधन की स्थानीय लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसे किया गया है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को। ठीक है, जिसमें जो है लोकल पीपल जो है पार्ट लेंगे इस प्रोसेस में, ताकि जो है फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, मैनेजमेंट किया जाए, तो इसको जो है बोला गया है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 29 है, विच ऑफ दिस डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज एंड द ह्यूमन डिमांड फॉर इट, तो इनमें से कौन सा वैश्विक जल संस्थानों और इसके लिए मानव मांग के बीच संबंध का वर्णन करता है? तो बताइए कौन सा जो है ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज और ह्यूमन डिमांड फॉर इट के बीच में जो है रिलेशन बताता है? तो वो क्या हो गया? वाटर क्राइसिस। ठीक है, तो जो वाटर क्राइसिस है इसका मतलब क्या हो गया कि डिमांड बहुत ज़्यादा है मगर जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो रखी है। तो ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज एंड द ह्यूमन डिमांड फॉर इट, ये हो गया आपका वाटर क्राइसिस। 29 का राइट आंसर क्या है? 29 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। विच ऑफ इज द मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड कहाँ पर आती है? गैंगस वैली रीजन में, साउथ इंडियन प्लेट्यू में, हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट में, या नन ऑफ द अबव में? तो राइट आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, हिमालयन नॉर्थ ईस्ट हिल में। ठीक है, जो आपका हिल रीजन होता है वहाँ पर जो है ज़्यादा लैंडस्लाइड आती है। तभी आपने देखा होगा जब बारिश ज़्यादा होती है तो हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो एरिया है जहाँ पर आपकी हिल्स है, हाई हिल्स है, वहाँ पर जो है ज़्यादा लैंडस्लाइड आती है। तो मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया कौन सा हो गया? जो हिमालय हो गया और नॉर्थ ईस्टर्न हिल हो गया। 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 31 देखिए, फोल्ड्स इन द माउंटेन आर रिजल्ट ऑफ, तो पहाड़ों में जो है फोल्ड्स आते हैं, जैसे जो ज़मीनें जब टकराएगी तो उससे जो है पहाड़ बन जाते हैं पहले टाइम में, यानी बहुत पुरानी बात है। ये जो हिमालय है ये पहले थोड़े होता था वहाँ पर, तो ऐसा है ये जो है कंप्रेशनल फोर्स थी, जो ज़मीनें टकराई उससे जो है पहाड़ बन गए। तो 31 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कंप्रेशनल फोर्सेज। ठीक है, फोर्स इन द माउंटेन आर रिजल्ट ऑफ कंप्रेशनल फोर्सेज। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 32 देखिए, अ प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ऑरिजिनेट्स इज कॉल्ड, तो जो अर्थक्वेक है जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? एपी सेंटर कहते हैं, फोकस कहते हैं, फॉल्ट लाइन कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है फोकस। तो जहाँ से जो है
अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे क्या फोकस जो है बोला जाता है। तो अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिनेट होगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। 33 देखिए, द टर्म डिजास्टर इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो जो टर्म है डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर है कौन से जो है भाषा से लिया गया, लैटिन, ग्रीक, अरेबिक या फ्रेंच। तो 33 का राइट आंसर क्या है, 33 का जो राइट आंसर है वो फ्रेंच, ठीक है। डिजास्टर जो है ये फ्रेंच में क्या है, डिजास्टर है, डिजास्टर है, तो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है डिजास्टर। इसका मतलब क्या होता है, कुछ बैड होना या इविल कोई स्टार है, ठीक है, इविल स्टार है, बैड स्टार है, तो उसे जो है डिजास्टर बोला गया है। तो ये फ्रेंच वर्ड डिजास्टर से लिया गया है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 34 देखिए, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेचुरल डिजास्टर इंक्रीजेज देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। तो यहाँ पर जो है इन्वर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। अगर नेचुरल डिजास्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करेगी, यानी अगर ज़्यादा जो है मैग्नीट्यूड के साथ जो है नेचुरल डिजास्टर आएगा तो उसके आने के चांसेस भी कम होते हैं कि हाँ यहाँ पर आया तो बाद में जो है कम ही जो है उस जगह में देखने को मिलेगा। तो एज ए मैग्नीट्यूड ऑफ नेचुरल डिजास्टर इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस डिक्रीजेज, तो इन्वर्सली जो है डिपेंड करता है। 34 का आंसर ऑप्शन बी है। 35 देखिए, सुनामी आर वेव्स जनरेटेड बाय। तो सुनामी जो है वो कैसे आती है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड से, अर्थक्वेक से, वोल्केनो इरप्शन से या ऑल ऑफ द अबव थे। तो 35 का आंसर क्या है, 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज से, ठीक है। तो अंडर वाटर लैंडस्लाइड है उससे भी सुनामी जो है जनरेट हो सकती है, अर्थक्वेक से भी और वोल्केनिक इरप्शन से भी। 35 का आंसर ऑप्शन डी है। 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल हजार्ड। इनमें से कौन सा जो है प्राकृतिक खतरा है। तो कौन सा है प्राकृतिक खतरा, अर्थक्वेक भी है, साइक्लोन भी है, लैंडस्लाइड भी है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। 36 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। 37 देखते हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड इज प्रोन टू अर्थक्वेक। तो भारत की कितनी जो प्रतिशत भूमि है वो भूकंप प्रवण है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जैसे इंडिया का जो टोटल एरिया है उसमें से कितने एरिया में जो है भूकंप आने की जो है संभावना है। तो 52%, 59, 60% या 62%। तो 37 का राइट आंसर क्या है, 37 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 59%। तो 59% जो इंडिया का क्षेत्र है वहाँ पर जो है भूकंप आने की संभावना है, बाकी जो बचा है उसमें जो है भूकंप नहीं आता। तो 59% में ही जो है भूकंप देखा जाता है। 37 का आंसर ऑप्शन बी है। 38 देखिए, पावरफुल सुनामी इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो पावरफुल सुनामीज है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वॉल्केनिक एरप्शन से, साइक्लोन से, टॉर्नेडो से या अर्थक्वेक से। तो 38 का राइट आंसर क्या है, 38 का जो राइट आंसर है वो है अर्थक्वेक। तो जो पानी है उसके अंदर भी जो है अर्थक्वेक होता है, ठीक है, अंडर वाटर जो है वहाँ पर भी ज़मीन ही है एक तरह से, उसके ऊपर पानी है, तो वहाँ पर भी जो है अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से जो है पावरफुल सुनामी जो है जनरेट होती है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 39 देखिए, लैंडस्लाइड्स अकर्स ड्यू टू। तो लैंडस्लाइड क्यों होगी, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, स्टीप स्लोप्स, डिफोरेस्टेशन या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ज़्यादा रेनफॉल होगी तो भी लैंडस्लाइड आएगी, स्टीप स्लोप यानी ऐसी आपकी जो है पहाड़ सीधे खड़े होंगे तो भी जो है वो गिर सकते हैं, डिफोरेस्टेशन पेड़ों को जो है काटा जाएगा तब भी जो है वहाँ से ज़मीन जो है लूज हो जाती है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड आ सकती है। 39 का आंसर ऑप्शन डी है। 40 देखिए, एनजीटी स्टैंड्स फॉर। तो एनजीटी की फुल फॉर्म पूछिए, नेशनल ग्रीन टेक्नोलॉजी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्राउंड वाटर टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एनजीटी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वो अपना जो केमिकल है वो पानी में छोड़ रही है, तो जो एनजीटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उन्हें फाइन लगाने के लिए कि यहाँ 5 करोड़ का, 10 करोड़ का इनको पेनल्टी लगाओ, जो है ये आपका इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। तो किसकी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एनजीटी होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 41 है, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स रिलीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। तो जो प्लास्टिक है उसे जलाने से वायुमंडल में कौन सी जो है हानिकारक गैस निकलती है। तो कौन सी निकलती है, डायोक्सिन्स, हीलियम, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो 41 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है डायोक्सिन्स, ठीक है। तो प्लास्टिक को जलाने से जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सी हार्मफुल गैस जाती है, वो है डायोक्सिन्स। 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 42 देखिए, अमंग सेवरल नेचुरल हजार्ड विच वन इज द नोन एज साइलेंट किलर। तो कई प्राकृतिक खतरों में से एक जो है साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा है, सुनामी, नॉइज, लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक। तो वो है नॉइज, ठीक है। तो नॉइज पोल्यूशन भी बोलते हैं, तो ये आपका साइलेंट किलर है, ठीक है, आपको पता भी लगेगा, मगर इसकी वजह से भी जो है आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा साउंड अगर आप सुनते हो या फिर मान लो ट्रैफिक, आपका घर ट्रैफिक के पास है, वहाँ पर रोज़ पों लगी रहती है, तो वो जो है आपको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन भी जो है हमें इफेक्ट करता है। तो साइलेंट किलर किसे, नॉइज को बोलते हैं। 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 43 देखिए,
ड्रॉट प्रोन एरिया इज ब्रॉडली लोकेटेड बिटवीन। तो ड्रॉट प्रोन एरिया है, ड्रॉट प्रोन एरिया क्या हो गया, जहाँ पर जो है काफ़ी लंबे टाइम से बारिश नहीं हो रही, ठीक है, तो वो ड्रॉट प्रोन एरिया हो जाता है। तो वो कौन से एरिया में पूछा जा रहा है, कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल से अरुणाचल प्रदेश के बीच, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के बीच में, केरला से कर्नाटक या महाराष्ट्र से पंजाब के बीच में। तो 43 का राइट आंसर क्या है, 43 का जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र से पंजाब के बीच में। तो ड्रॉट प्रोन एरिया कौन सा है, महाराष्ट्र से लेके पंजाब तक का जो एरिया है। 44 है, which species of tree is more vulnerable for forest fire due to presence of turpentine oil in their leaf। तो कह रहा है कौन सी ट्री है जो आपके फायर इजीली पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके जो लीव्स हैं उसमें टर्पेंटाइन ऑयल होता है। तो कौन से हैं, पाइन्स हो गया, सिडार हो गया, सिल्वर फर्स हो गया, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है पाइन्स, ठीक है, जिसे चीर भी बोलते हैं। तो पाइन ट्री हो गया या जिसे चीर भी बोलते हैं, वो आपकी जल्दी से आग पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके लीव्स में जो है टर्पेंटाइल ऑयल होता है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 45 देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अर्थक्विक वेव्स। तो यहाँ पर कह रहा है भूकंप के जो तरंगों हैं उसके बारे में कौन सी जो है कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ। 45 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकेंडरी ट्रांसफर वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव वेव्स देन रिलेग वेव। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ठीक नहीं है। तो अर्थक्विक से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन देख रहे हो कि जहाँ से वो आता है, अर्थक्विक जो पॉइंट होता है जहाँ से जनरेट हो रहा है उसे फोकस बोलते हैं। और भी इसमें होता है जैसे पी वेव्स होती है, एस वेव्स होती है, अर्थक्विक में कौन से ज़्यादा डिजास्टर्स है। तो पूरा पढ़ना है आपने, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, कहाँ का फ्लड आ रहा है, अर्थक्विक कहाँ कहाँ आ रहा है इंडिया में, आपको सिस्मिक जोन 1 2 3 पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं अर्थक्विक से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपके जो है नेचुरल डिजास्टर में आते हैं, ठीक है सारे। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। क्लाइमेट चेंज हो गया, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इनमें से कौन सा क्लाइमेट चेंज से जो है रिलेटेड नहीं है, ग्लेशियर रिट्रीट, कोरल ब्लीचिंग, कोल्ड वेव एंड हीट वेव या डिफॉरेस्टेशन। तो 46 का राइट आंसर डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन क्या है, जो हम लोग हैं, इंसान हैं, जो पेड़ हैं उन्हें काटते हैं तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन बोल देते हैं। और पेड़ों को लगाएंगे तो अफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज से कौन सा इफेक्ट नहीं होता है, ये डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 47 क्या है, लैंडस्लाइड इन हिमालय इज द रिजल्ट ऑफ। तो लैंडस्लाइड जो हिमालय में आती है वो किसके वजह से आती है, तो आती है वेदरिंग, ग्रेविटी एंड हैवी रेनफॉल की वजह से। 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो हिमालय में जो लैंडस्लाइड आती है किसकी वजह से आती है, वेदरिंग, ग्रेविटी एंड हैवी रेनफॉल की वजह से। 48 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजर्टिफिकेशन इन इंडिया। तो डिजर्टिफिकेशन के लिए कौन सा जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, भारत में जो मरुस्थलीयकरण है उसके लिए निम्न में से कौन सा जिम्मेदार है, माइनिंग, टूरिज्म, ओवरग्रेजिंग या इरिगेटेड एग्रीकल्चर। तो 48 का जो राइट आंसर है वो है ओवरग्रेजिंग, ठीक है। तो ओवरग्रेजिंग, जो मवेशी होते हैं जैसे गाय गाय होगी, भैंस हो गई, बकरियां होंगी, उनसे ज़्यादा जो है चरा दिया जाता है, फील्ड जो है वो आपकी जो है बंजर हो जाती है कि हाँ वहाँ पर ज़्यादा ही जो है ओवरग्रेजिंग करा दी गई है। तो उस वजह से जो है डिजर्टिफिकेशन रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में ओवरग्रेजिंग। 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 49 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स मैक्सिमम एनर्जी। तो यहाँ पर कह रहा है इन चारों में से जो है मैक्सिमम एनर्जी कौन जनरेट करता है, हरिकेन, ऑल द ओशन वेव्स, अ न्यूक्लियर बॉम्ब, अ हाइड्रोजन बॉम्ब। तो 49 का राइट आंसर क्या है, आंसर की के जो अकॉर्डिंग आंसर है वो क्या है, हरिकेन है यहाँ पर। तो मैक्सिमम एनर्जी कौन जनरेट करता है, हरिकेन जो है मैक्सिमम एनर्जी जो है वो जनरेट करता है। तो यही सारे आज तक के क्वेश्चन थे जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछे गए थे अलाइड सर्विसेज एग्जाम में। अगर आपने हमारा स्टडी मटेरियल लेना होगा तो आप हमें जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7018181651 में। यहाँ पर आपको जो है स्टडी मटेरियल का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी होगी तो नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ पर 3 से 4 दिन में जो है टेस्ट सीरीज भी डल जाएगी, जिसमें हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट डाले हैं 10, वो भी डिस्क्रिप्टिव आंसर के साथ। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी होगी तो नीचे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, बाकी स्टडी मटेरियल के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।